नमस्कार, मैं दीपक सिंह सरोची। केंद्र सरकार ने बुधवार सुबह यूएपीए के तहत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई को 5 सालों के लिए बैन कर दिया। इसके साथ ही 8 अन्य सहयोगी संगठनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन सभी संगठनों पर टेरर लिंक के आरोप हैं। जांच एजेंसियों की छापेमारी के दौरान संगठन से जो दस्तावेज मिले हैं उसके आधार पर दावा किया गया है कि यह संगठन देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक हो सकते थे। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने कुछ दिनों पहले ही दावा किया था कि पीएफआई ने पीएम मोदी पर हमले की साजिश भी रची थी। इतना ही नहीं, पकड़े गए लोगों के पास से जो दस्तावेज मिले हैं उसमें इस बात के सबूत हैं कि यह संगठन धीरे धीरे हिंदुस्तान की सत्ता पर काबिज होना चाहता था। एजेंसी के मुताबिक दस्तावेज में लिखा था कि 2047 में जब देश आज़ादी के 100 साल मना रहा होगा तब तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना दिया जाएगा। एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस ने 22 और 27 सितंबर को पीएफआई और उससे जुड़े सभी संगठनों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। दोनों राउंड की छापेमारी के बाद कुल 356 पीएफआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसियों के मुताबिक पीएफआई के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने के बाद ही यह कार्रवाई की गई है। हालांकि पीएफआई पर बैन लगने के बाद आरजेडी प्रमुख लालू यादव और कांग्रेस सांसद के सुरेश ने आरएसएस पर भी बैन लगाने की मांग की है। ऐसे में लोगों के लिए समझना बेहद जरूरी है कि पीएफआई संगठन क्या है। आज इसी मुद्दे पर होगी बात आपके अपने कार्यक्रम मसला क्या है में। पीएफआई के साथ 8 अन्य संगठनों पर भी 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वीमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन हैं। सरकार ने इन सभी संगठनों की गतिविधियों को देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताते हुए कहा है कि यह सभी संगठन देश में आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। सरकार के मुताबिक इन सभी संस्थाओं के खिलाफ राजद्रोह, गैर कानूनी कामों में संलग्न होने, समुदायों के बीच नफरत फैलाने, भारत की अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश और आतंकवाद फैलाने जैसे संगीन आरोप हैं। जांच एजेंसियों ने दावा किया है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के सदस्यों से जब्त किए गए सामान में बम बनाने से जुड़ी किताबें और आईईडी बनाने की सामग्री भी शामिल थी। सरकार के मुताबिक यह संगठन सऊदी अरब, ओमान, कुवैत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, बहरीन, मॉरिशस और तुर्की में भी सक्रिय है। नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते इस संगठन को फंडिंग की जाती थी। बैंकिंग चैनल्स, हवाला और डोनेशन आदि के जरिए पीएफआई और इससे जुड़े संगठनों के लोगों ने भारत समेत अन्य देशों से फंड इकट्ठा किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर बैन लगाने की अधिसूचना जारी करते हुए कहा, पीएफआई और इसके सभी सहयोगी संगठन या संबद्ध संस्थाएं या अग्रणी संगठन एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संगठन के रूप में काम करते हैं, लेकिन ये गुप्त एजेंडा के तहत समाज के एक वर्ग विशेष को कट्टर बनाकर लोकतंत्र की अवधारणा को कमजोर करने की दिशा में काम करते हैं। पीएफआई कई आपराधिक और आतंकवादी मामलों में शामिल रहा है और ये देश के संवैधानिक प्राधिकार का अनादर करता है। साथ ही ये बाहर से फंडिंग लेकर देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। पीएफआई और अन्य सहयोगी संगठनों पर बैन लगाने के बाद कई नेताओं के बयान आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट किया, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके अनुषांगिक संगठनों पर लगाया गया प्रतिबंध सराहनीय एवं स्वागत योग्य है। यह नया भारत है, यहाँ आतंकी, आपराधिक और राष्ट्र की एकता व अखंडता तथा सुरक्षा के लिए खतरा बने संगठन एवं व्यक्ति स्वीकार्य नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि यह संगठन इतने दिनों से भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त रहा या 1 साल में तो पैदा नहीं हुए होंगे, फिर क्या वजह रही कि इतने सालों तक एजेंसियां आंखें मूंदे बैठी रही। इधर राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव ने कहा है कि जिस तरह पीएफआई पर प्रतिबंध लगा है, आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम करके देश को तोड़ रहे हैं।
वहीं सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने पीएफआई पर बैन को गलत बताया है। आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर पीएफआई संगठन क्या है और इतने समय तक यह देश के अंदर कैसे बचा रहा। पीएफआई ने अपनी वेबसाइट पर खुद को एक ऐसी संस्था बताया है जिसका उद्देश्य देश में बराबरी कायम करना है, फिर चाहे वह सामाजिक हो या आर्थिक। इसके साथ ही वह राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात भी करता है। संस्था के अनुसार उसका मिशन एक भेदभावहीन समाज की स्थापना करना है जहां दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों को उनका हक मिल सके। बीबीसी से बात करते हुए समाजशास्त्री जावेद आलम ने बताया कि 1980 के दशक में उग्र हिंदुत्व का प्रसार और 1992 में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद भारतीय शासन और राजनीति के प्रति मुसलमानों की सोच में बड़ी तब्दीलियां आई। दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी की आदम सेना से लेकर बिहार की पसमानदा मुस्लिम महाज और मुंबई की भारतीय अल्पसंख्यक सुरक्षा महासंघ सब इसी दौर में बने। केरल में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट, तमिलनाडु की मनिथा निधि पसाराई और कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी की स्थापना भी इसी दौर में हुई। हालांकि साल 2004 से ही इन तीनों संगठनों के बीच तालमेल दिखने लगा था, लेकिन साल 2006 में तीनों संगठनों ने मिलकर पॉपुलर फ्रंट इंडिया का गठन किया था। यह संगठन शुरुआत में दक्षिण भारत के राज्यों में ही सक्रिय था, जो अब यूपी, बिहार समेत 23 राज्यों में फैल चुका है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार। प्रेम सर, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि जो पीएफआई पर केंद्र सरकार ने बैन लगाया है, कई राजनीतिक दल उसका स्वागत कर रहे हैं। वही सपा सांसद हैं शफीकुर रहमान, उन्होंने इस बैन को गलत ठहराया है। आप कैसे देखते हैं? जी, ये बहुत बड़ा सवाल भी है और बहुत बड़ा मौका भी है दीपक जी। सरकार के पास अधिकार है कि जब देश का खतरा जैसी आधार मौजूद हो तो वो एक्शन ले सकती है और उसके तहत उसी बुनियाद पर ये एक्शन लिया गया है। अब इस एक्शन पर क्वेश्चन जो है उठते हैं, लेकिन उस संवैधानिक तरीके से उठने चाहिए। पीएफआई को अधिकार है कि वो अदालत जाए और सरकार के बैन के खिलाफ अपील करें। बैन पहली बार नहीं लगा है, आरएसएस पर भी बैन लगा है, 3 बार बैन लगा है, नक्सली संगठनों पर लगा है, सीपीआई एमएल भी उदाहरण है। आज वो चुनाव लड़ रही है, देश की मुख्य धारा में है, तो बैन लगते रहे हैं। पर एक बात और है कि जिस तरीके से इस बैन को भारतीय जनता पार्टी के नेता पेश कर रहे हैं और इस वजह से उसकी प्रतिक्रिया राजनीतिक रूप से ज्यादा हो रही है। भी आप देखेंगे बीजेपी के नेता इस बैन को किसको दिखा रहे हैं, ये बताते हैं कि सीएए एनआरसी के आंदोलन में पीएफआई था। तो क्वेश्चन उठेगा, था तो क्या दिक्कत? सीएए एनआरसी आंदोलन करने का अधिकार जनता को तो है उसके खिलाफ में। फिर अगर ये किसान आंदोलन से जोड़ने की बात होती है या किसी ऐसी गतिविधियों से, हाथरस केस में भी पीएफआई का हाथ बता दिया गया था। तो अगर इन बातों को भारतीय जनता पार्टी के नेता पेश करेंगे और कहेंगे कि ये भारत पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाले लोग इसके साथ हैं और जो लोग हैं सब पीएफआई के हैं, आज जो पीएफआई के बैन के बारे में सवाल उठाएगा वो भी संदिग्ध है, तब ये एक तरह से फिर पोलराइज करने की कोशिश है विचारों के आधार पर। पीएफआई को लेकर केंद्र सरकार जो कुछ कह रही है वो बेहद डराने वाला है। केंद्र सरकार के मुताबिक यह संगठन पीएम मोदी पर हमले की साजिश रच रहा था। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि यह संगठन अंदर ही अंदर एक मुहिम चला रहा था जिसके तहत 2040 के बाद यहाँ पर इस्लाम का कब्जा और इस्लाम जो है वो सत्ता में आ जाए, इसकी तैयारी में जुटा था। आपको नहीं लगता कि 8 साल के बाद जो कार्रवाई हुई है मोदी सरकार की तरफ से, ये कार्रवाई में काफी देरी की गई? बिल्कुल दीपक जी, आपका सवाल बहुत जरूरी है। इसका उत्तर कि पीएफआई जिसका की एक्टिविटी जिसकी केरल में ज्यादा रही, वामपंथी सरकार ने इसको बैन करने के लिए कोशिश की, आवाज उठाई, लेकिन वो बैन जो है हुआ नहीं। अदालत के भी फैसले आए,
इसके उस समय यूपीए सरकार से भी ये सवाल बनता है कि उस दौरान क्यों नहीं बैन करने की कार्रवाई की गई। और बीते 2014 के बाद से जो समय गुजरा है, 8 साल का समय, इस दौरान बीजेपी से भी ये सवाल उसकी सरकार से बनता है कि भाई इतना वक्त क्यों लगा पीएफआई को अगर ये देश विरोधी गतिविधि में शामिल है। तो ये प्रश्न इसलिए उठते हैं कि, और सवाल इसलिए भी उठता है कि कहीं इन गतिविधियों के माध्यम से राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। जो लालू प्रसाद जी और दूसरे तमाम नेता सवाल उठा रहे हैं, उनकी आशंका यही है कि एक पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स होती है, क्योंकि दूसरे लोग भी रेडिकल्स हैं, दूसरे धर्मों में भी रेडिकल्स हैं। और क्या वो लोग रेडिकल्स नहीं है जो धर्म के नाम पर अक्सर पाकिस्तान जाओ और तमाम तरह की बातें बोलते हैं और हिंदू मुसलमान को का जो विद्वेष है उसको फैलाते हैं। तो ये सवाल उठेंगे कि सिर्फ पीएफआई पर क्यों, लेकिन फिर भी हमें भरोसा रखना चाहिए। पीएफआई के पर बैन लगाने का, विरोध करने का प्रश्न नहीं है। सवाल पीएफआई पर बैन लगाने को लेकर विपक्ष नहीं उठा रही है। सवाल इस बात को लेकर उठाया जा रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया को जिस प्रकार से केंद्र सरकार दिखा रही है उसको लेकर विपक्ष हमला कर रही है। आप हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।